नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन एनसीईआरटी सेशन में आज हम बात करेंगे क्लास 6 के अध्याय 10 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। हम आपको बता दें एनसीईआरटी सेशन में हमारी हाल ही में ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने क्लास 6 की बात की थी। क्लास 6 में हमने बात की थी अध्याय 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक मौर्य वंश के शासक था जिसने युद्ध कलिंग का युद्ध किया और उसके बाद उसने त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। अब जाके विस्तार से देख सकते हो हमारी उस क्लास में। हम आपको ये बता दें सेशन स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी सेशन हर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या यूपीएससी हो, एचसीएस हो, एसएससी हो। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बताएं आपको भूमिका भारतीय इतिहास की, क्योंकि भूमिका किसी भी विषय के लिए महत्वपूर्ण होती है। भूमिका से एक तो जो नए विद्यार्थी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ेंगे और पुराने विद्यार्थियों का रिवीजन भी होगा, क्योंकि किसी भी संस्था से नए लोगों को जोड़ना एक बड़ी टास्क होती है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अब ये सेशन हमारा डेली 5 बजे शाम 5 बजे आता रहेगा। अब हमारा सेशन अब डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास हमने आपको पहले भी बताया है 3 भागों में विभाजित है। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल इतिहास। बात करें प्राचीन कालीन की इतिहास थी तो प्राचीन कालीन इतिहास को भी 3 भागों में विभाजित कर रखा है। आद ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और इतिहास। बात करें आद ऐतिहासिक काल की, तो आद ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भव ही नहीं है। यानी हम आपको बताएं पहले प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल और उसके बाद इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लेखन कला का कोई विवरण उपलब्ध ही नहीं है। बात करें आद ऐतिहासिक काल, उसमें लेखन कला का विवरण तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। और उसके बाद शुरू होता है इतिहास, जिसमें लेखन कला भी थी, विवरण भी है और पढ़ी भी गई। वो होती है वैदिक सभ्यता से। हम आपको फिर से बता दें प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लेखन कला का कोई विवरण नहीं है। आद ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था लेकिन उपलब्ध लेख आज तक पढ़े नहीं गए। वो भावचित्रात्मक प्रणाली से हमने समझे हैं। जैसे कि हम बात करें सिंधु सभ्यता की, आप कहेंगे पढ़े नहीं गए तो हमें कैसे पता चला सिंधु सभ्यता कैसी थी, क्या थी। वो भावचित्रात्मक शैली यानी उससे पढ़े गए हैं। उसका लेख आज भी सिंधु सभ्यता के लेख नहीं पढ़े गए हैं। और उसके बाद आता है इतिहास, जिसके लेख थे, लेख पढ़े भी गए। वो है वैदिक सभ्यता, जहाँ वेदों के माध्यम से हमने उस इतिहास को जानने की कोशिश की है। वैदिक के बाद उत्तर वैदिक, और उत्तर वैदिक के दौरान ही होता है महाजनपदों का उदय, जिसमें 16 महाजनपद थी। और उन्हीं 16 महाजनपदों में एग्जाम अक्सर पूछता है कि इन महाजनपदों का उदय, 16 महाजनपदों का उदय किस में उल्लेख है। ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है। और उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध जो आगे जाके राज्य के रूप में उभरी और राज्य के रूप में उभर कर उस पर शासन किए। राज्य के रूप में उभरी यानी कि वो राज्य के रूप में, और उस पर अलग अलग वंशों का शासन हुआ। और उसी वंशावली में जो सबसे अंतिम जो शासक था वो था धनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था। उसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की मौर्य साम्राज्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य को इन सब में मदद की थी उसके गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये सभी चाणक्य के नाम हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के दौरान ही हमने आपको बताया था अशोक के बारे में, एक अनोखा सम्राट। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद विदेशी आक्रमण भी भारत पे हुए, जिसमें हिंद, यूनानी, शक, कुषाण। और लंबे संघर्ष के बाद एक नया और समृद्ध वंश स्थापित हुआ, गुप्त साम्राज्य। आज हम बात करेंगे उसी गुप्त साम्राज्य और अन्य वंशों के बारे में जो कि बाद में स्थापित हुए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भूमिका हमारी खत्म हो गई, अब बात करते हैं मुद्दे की, नए साम्राज्य और राज्य। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा
समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहे थे। जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त वंश के राजा थे और ये लड़का है जो कि गुप्त उस राजा की भूमिका अदा करने जा रहा था। आगे समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे ज़्यादा पता चलता है वो अशोक स्तंभ खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यानी अगर हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य के शासक थे और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त में 240 से 200 ईस्वी तक, और उसके बाद उसके जो प्रथम महान सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। हम आपको बता दें मौर्य वंश की स्थापना की थी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त था इसने ये गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान सम्राट था, बल्कि वैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, और इसी के बाद इन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिनके बारे में पता चला है हरिसेन के काव्य से। हरिसेन इनके यहाँ मंत्री कवि व मंत्री रहे हैं। एग्जामिनर आपसे यही पूछता भी है कि हरिसेन का संबंध किस साम्राज्य से है? गुप्त साम्राज्य से है। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? वो थे गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबार में। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियों लिखने का प्रचलन पहले भी था, यानी जो एक कवि व मंत्री थे ये अपने राजा की प्रशंसा के में लेख लिखते थे जिसे प्रशस्ति कहा जाता था, और उसी लेख से हमें जानकारी मिली है समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि उसके कवि व मंत्री हरिसेन ने लिखा था, जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि हमने अध्याय 9 पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। हमने अध्याय 9 अभी नहीं पढ़ा है। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी को प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व बढ़ गया। यानी जो बता रहा है कि जो लिखने का जो लेख था ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म के दौरान भी था जब महाजनपदों का उदय हुआ था, लेकिन जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई उस वक्त इसका महत्व और भी बढ़ गया था। यह अध्याय 9 में बताया गया है। अध्याय 9 जब हम पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। अब बात करें समुद्रगुप्त की उस प्रशस्ति की, यानी समुद्रगुप्त के बारे में जिसमें लिखा है कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा और युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि इसे ईश्वर के बराबर बताया है, और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, यानी जो कवि हरिसेन ने जो अपने राजा समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है उसका एक वाक्य बताया है। ये समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार में लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखता था। ये लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में उनके कवि हरिसेन ने। गौर से देखा जाए तो पाओगे कि एक क्षेत्र में ये मानचित्र है। अगले पृष्ठ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। आप देख सकते हो यह हरा रंग है, हरे रंग से रंगा गया है, तथा पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे, और उसी तरह कुछ क्षेत्रों में बैंगनी और नीली दिखाई देंगे। ये लाल बिंदु हमें दिखाई दे रहे, बैंगनी दिखाई दे रहे हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है, यानी जो इस प्रशस्ति में जो कवि हरिसेन ने लिखी थी उसके आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। जो हरिसेन थे वो राजा समुद्रगुप्त का वर्णन करते हुए उनके विभिन्न राजाओं के साथ उनकी नीतियों का वर्णन करते हैं उस प्रशस्ति में इलाहाबाद में। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी जो हरे रंग जो हमने दिखाया था आपको, ये आर्यवर्त का क्षेत्र था जिसे समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा
इसके बाद दक्षिणी पंथ के 12 शासक थे, जिनमें शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने अपने सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। जो ये दक्षिण में जो लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये साम्राज्य वो थे जो अपने हार के डर से समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया था, यानी समर्पण कर दिया था। इसके अलावा पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इस तरह उस वक्त भी पॉलिटिक्स चलती थी, जिस तरह समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और स्थापित किया। वहीं बाह्य इलाकों के शासक, जिसे नीले रंग से रंगा गया है, ये संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी समुद्रगुप्त से किया। ये हरिसेन के उस प्रशस्ति इलाहाबाद में विवरण से ये माना गया है कि ऐसा कुछ होगा और ये बताया गया है। बात करें हम इस चित्र की, वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी समुद्रगुप्त को। ये बताया है हमने कि ये राज्य उन्हें जीत लिया था। इन राज्यों ने समर्पण मतलब कि सरेंडर कर दिया था और ये राज्य उन्हें लगातार गिफ्ट और भेंट करते रहते थे। इस तरह से समुद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित था और वो अपना शासन करता था। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण शासक था। अधिकांश प्रशस्तियों शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। जो प्रशस्ति जो लिखी जाती हैं वो पूर्वजों के बारे में बताती हैं कि समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे और समुद्रगुप्त के कितने पुत्र हुए। उसी के अनुसार ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की और उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त वंश के शासक ने रखी थी? वो थी चंद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे, यानी जो समुद्रगुप्त के बाद जो शासक हुआ वो उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त यहाँ 3 बार प्रयोग हुआ है भारतीय इतिहास में। अगर अब तक देखें हम, चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त खुद गुप्त वंश के शासक थे और चंद्रगुप्त द्वितीय इसी गुप्त वंश के भी समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है और उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासकों को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनके बारे में कुछ जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। हम आपको बता दें, समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी उस प्रशस्ति से जानकारी मिली है और बताया गया है कि इन्होंने शकों को हराया और इनके दरबार में इनका जो दरबार था वो विद्वानों से भरा रहता था। बात करते हैं हम हर्षवर्धन और हर्षचरित की, यानी हर्षवर्धन जो है उसका शासक आया था गुप्त वंश के बाद और उसके बारे में बताया गया है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। ये बता रहा है कि भाई गुप्त वंश के बारे में हमें कैसे पता चला, वहाँ मिले अभिलेख, वहाँ मिले सिक्कों से। तो इसी प्रकार से अब जो हर्षवर्धन था, जो वर्धन वंश का शासक था, वर्धन वंश और जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, उसका एक शासक था ये हर्षवर्धन। उसके बारे में जानकारी कैसे मिली? जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी और उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही थे एक राजा
हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश के थे, जिस वंश की स्थापना हुई गुप्त साम्राज्य के बाद में। और गुप्त साम्राज्य के भी बाद में जब इस वंश की स्थापना हुई तो इस वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण जो राजा थे वो थे हर्षवर्धन, जिन्होंने हरियाणा के अंदर थानेसर को अपनी राजधानी बनाया। और बताया जाता है कि हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट और उनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। ये दरबारी कवि भी एग्जाम पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना अलग से। दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, यानी हर्षवर्धन की जो जीवनी थी हर्षचरित वो बाणभट्ट ने लिखी और वो संस्कृत में लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान त्सांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा, जब हम अध्याय पढ़ाएंगे 9 तब बताएंगे आपको, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया गया है। यानी जो समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश के शासक हैं उनके बारे में पता चला हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ प्रशस्ति से। उसी प्रकार ये बता रहा है जो पुष्यभूति वंश यानी जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं उसके शासक हर्षवर्धन के बारे में पता चला है। एक तो उनके दरबारी कवि थे दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में लिखी थी हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी, उससे पता चला है। दूसरी, इनके शासनकाल में एक चीनी तीर्थयात्री आए थे स्वान त्सांग, उनसे भी पता चला है हर्षवर्धन के बारे में। बात करें एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। क्या नाम था उसका? हर्षचरित नाम था उस जीवनी का। उस चीनी यात्री का स्वयं त्सांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जिसे पता चलता है हर्षवर्धन के शासनकाल में के बारे में। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई यानी उनके बहन के पति कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। यानी जो उनके बहन के पति थे वो कन्नौज के शासक थे और इनकी राजधानी होती थी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर। तो इनके जो बहनोई थे उनको बंगाल के शासक ने मार दिया, तो इन्हें हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने उसके बहनोई को मारा था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितना सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है कि हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ चला तो उसे किस वंश ने रोका? चालुक्य वंश ने। और चालुक्य वंश में किसने रोका? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, यानी उन्हें हरा दिया। यानी हर्षवर्धन का शासन दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ सका। इसके अलावा बात करें कुछ जिन प्रशस्तियों के बारे में और भी वंशों के बारे में जानकारी मिली है। दक्षिण के कुछ वंश थे पल्लव, चालुक्य और चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। यानी जब हर्षवर्धन का प्राचीन काल के भारत के इतिहास में जब हर्षवर्धन और गुप्त साम्राज्य सब चल रहा था, इनके समांतर में, इनके पैरेलल में, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। पल्लव जो थे उनकी राजधानी कांचीपुरम थी और उनका साम्राज्य दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। हम आपको फिर से बता दें, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, जिनका क्षेत्र कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, और चालुक्य जिसका शासक पुलकेशिन द्वितीय भी था, उनकी राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था
धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। जो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी वो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे, यानी दक्षिण भारत में आपस में जो प्रतिस्पर्धा थी अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, वो थी चालुक्य और पल्लव, जो कि आपस में आक्रमण भी करते थे और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यानी अपने अपने साम्राज्य को वो बढ़ाना चाहते थे। उसी का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, और इन्होंने दक्षिण में हर्ष को आने से रोका था, जो कि उससे पहले उत्तर में अपनी विजय पताका फहरा चुके थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वजों और खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था, यानी पुलकेशिन द्वितीय को अपने पिता से राज्य नहीं मिला, अपने चाचा से मिला था। और यह मिलता है हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति द्वारा। यानी हम आपको बताएं, समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिली उनके कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति से। उसके बाद हर्षवर्धन काल की जानकारी मिली चीनी यात्री से और उनके कवि बाण भट्ट द्वारा लिखी हर्षचरित से। और बात करें अब पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिली उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति रचित प्रशस्ति से। इसके अलावा रवि कीर्ति यानी चालुक्य वंश के कवि रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों को अपने अभियान चलाए, यानी चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसे साम्राज्य अपने चाचा से मिला था। इसके अतिरिक्त इन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, यानी हमने पहले बता दिया था कि हर्ष को दक्षिण में बढ़ने से चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। यानी पुलकेशिन द्वितीय उस वक्त दक्षिण में एक महत्वपूर्ण और एक ताकतवर राजा के रूप में उभरे। उन्होंने न बल्कि हर्षवर्धन के बढ़ रहे विजय रथ को दक्षिण में आने से रोका, इसके अलावा इन्होंने जो इनके पड़ोसी राज्य थे पल्लव, उनके साम्राज्य पर भी आक्रमण किया और पल्लव वंश के जो राजा थे वो कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी उन्हें। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए और पल्लव और चालुक्य का अंत राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। हम आपको बता दें, दोनों के आपस में लड़ाई होती गई और दोनों दुर्बल होते गए और दोनों का अंत हो गया। बाद में इन्हीं के स्थान पर लिया राष्ट्रकूट और चोल वंश, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। बात करें इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। यानी भूमि कर न केवल कि प्राचीन भारत इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास में भी आज़ादी से पहले भूमि कर का अपना एक अलग महत्वपूर्ण रोल था और इसी से इनका प्रशासन चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था। एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों में भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग थे। ऐसा था।
वहाँ पर प्रशासन काफ़ी आज से ही मिलता जुलता प्रशासन था प्राचीन काल के भारत के इतिहास में भी। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लेते थे। बात करें एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों की कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़ों का देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वहाँ सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। बात करें दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में एक स्थानीय सभाओं का चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था, जिनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम भी करती रही। बात करें उस जमाने के आम लोगों का क्या रोल था। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इन नाटकों से एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनको सबसे प्रसिद्ध नाटक यानी कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है इस नाटक में। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। बात करें उस नाटक की। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा के शकुंतला को भेंट की थी। यानी एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उससे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। यह हम बता रहे हैं, हम आपको कालिदास द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया और पुलिस वालों और द्वारपाल मछुआरों से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता तो वह पुलिस में खबर करता, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? यह हमने बताया उस वक्त उस कहानी के कुछ अंश। इसके अलावा चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें उच्च और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रखना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर उन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी से एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह बात सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार का संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा संजीव चित्रण भी किया गया है। बताते हैं हम आपको वो चित्रण। राजा बड़ी मात्रा में साजो सम्मान लेकर यात्रा करते थे। प्राचीन काल के भारतीय इतिहास में और आज भी जो हमारे जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जो हमारे मंत्री हैं वो भी इसी तरह से निकलते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सम्मान लेकर यात्रा करते थे।
इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए लोग चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे और वे राजा से मिलना भी चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल पर माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के कवि थे जिन्होंने हर्षवर्धन पर हर्षचरित उनकी जीवनी भी लिखी। सेना के साथ लाई जाने वाली चीजों की सूची हमने आपको बताया। आज हमारा आज का जो अध्याय था एनसीईआरटी का, उसे नए साम्राज्य और राज्य कैसे उनका उदय हुआ और कैसे कैसे उनकी जानकारी हमें मिली, कैसे किन सोर्सों से, किन तथ्यों से हमें पता कि वहाँ आम लोग कैसे रहते थे। हमने बताया दक्षिण के 2 वंशों के बारे में भी जिनके बारे में हमें जानकारी मिली, वो थे पल्लव और चालुक्य। हमने बताया कैसे चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसने अपना साम्राज्य अपने चाचा से लिया था, उन्होंने कैसे हर्षवर्धन जो कि दक्षिण उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजा थे, उनको दक्षिण में उनकी विजय पताका को कैसे रोका और किस तरह से आपस में अतिक्रमण के चलते हुए पल्लव और चालुक्यों का विनाश हुआ और आगे चल कर इन राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। साथ ही हमने बताया आपको समुद्रगुप्त के बारे में, जो गुप्त वंश के शासक थे, कैसे उन्होंने अलग अलग अपने आसपास के उत्तर में, दक्षिण में कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरह से उनकी नीति होती थी। कोई उनके सामने समर्पण कर देता था और किन्हें वो युद्ध में हरा देते थे। साथ ही बताया उनके वीणे बजाने वाले उस चित्र के बारे में भी जो सिक्कों पर दिखाया गया है, और हमने आपको समझाने की कोशिश करी भारतीय इतिहास के बारे में भी, जो कि आपको मदद करेगा आगामी एग्जाम में। हम आपको बता दें डेली 5 बजे, शाम 5 बजे अब हमारी डेली क्लास आएगी एनसीईआरटी की। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है क्योंकि आपकी राय आना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। थैंक यू।